गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा हम लोग पीछे क्लास की चर्चा कर लेते हैं ताकि पीछे क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और हम लोगों के लिए, ताकि आज नए क्लास में थोड़ा सा पीछे की रिवीजन रहती है तो नए की क्लास हम लोगों को बेहतर चलता है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इस चैप्टर को, कोशिका चैप्टर यानी इस चैप्टर को पूरी तरह से मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हम लोगों को छूटेगा, यानी ये सेल का लास्ट क्लास है। यानी सेल यानी कोशिका का ये अंतिम क्लास है। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगी। एंड हो जाएगा ये चैप्टर। चलते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो अंतिम में बचा हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो बचा हुआ था एक एक्रोसोम। हम लोग क्रोमोसोम पढ़े थे, उसमें एक जगह था एक्रोसोम। एक 8 क्लास की पुस्तक में इस चीज़ की चर्चा किया गया है, तो मैंने आपको सोचा बता देना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। एक्रोसोम क्या है? शुक्राणु के सिर पर एक विशेष रचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यानी सिर पर यानी माथे पर एक विशेष रचना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। यानी शुक्राणु के बारे में हम लोग पढ़े थे। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु कैसा होता है, शुक्राणु का चर्चा कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम लोगों का शुक्राणु है। इसी के सिर पे एक विशेष प्रकार का रचना होता है, खास तौर पर की यह रचना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स है, थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। नोट पॉइंट है कि कह रहा कि सबसे छोटा कोशिका जीव सबसे छोटा कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा होता है। ये चीज़ हम लोग पीछे क्लास में भी चर्चा कर चुके थे। कह रहा कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका होता है, वो कौन से जीव होता है? वो माइकोप्लाज्मा होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? उसके बाद कह रहा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन सा होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। वो पैर से लेकर के सिर तक पूरी तरह से ढका हुआ होता है, जिसको हम लोग त्वचा, ये चमड़ा या खाल के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कोशिका को इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी का सहायता से देखा जा सकता है या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, उसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग कोशिका को भी देखते हैं। यानी कोशिका को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे देखने में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन को देखने वाले जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उनके द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 50,000 से 2 लाख, कितने? 2 लाख है। यानी आवर्धन जो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का 50,000 से 2 लाख तक के सूक्ष्मदर्शी को वो देख सकता है। कोशिका का जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है या इलेक्ट्रॉन का जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उनसे हम लोग देख सकते हैं। देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उस तरह से पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी की काफ़ी कमी नहीं है मेरे शरीर में। लेकिन आज थोड़ी सी गला बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ठंडी की भी बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए आवाज़ की अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। इतना तो ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि मैनेज तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, आवाज़ साफ साफ आ रही होगी। तो कह रहे हैं अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक यानी खोज किसने किया था? नॉल्स
रस्का ने किया था। क्या किसने किया था? नॉल रस्का, नॉल एवं रस्का। नॉल एक अलग आदमी है, एक रस्का अलग आदमी है। इन दोनों ने मिल करके किया था किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नॉल एवं रस्का। किसने किया था? नॉल एवं रस्का ने किया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरएनए। हम लोग डीएनए पढ़े थे, वहाँ आरएनए छूट गया था हम लोगों का। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बराबर राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इनको कहा जाता है। उसी तरह से इसको आशा करते हैं यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलते फिर। हमारे शरीर का श्वसन का क्रिया स्थल कौन है? हमारे शरीर में जो होता है श्वसन स्थल, यानी श्वसन स्थल का सक्रिय स्थल, श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? कह रहा हमारे शरीर का श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? वो सक्रिय स्थल है जो हम लोग पढ़ के आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो होता है हम लोग पढ़े थे, कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र के द्रव में, अंदर में। कहाँ? केंद्र के अंदर में। याद रहेगा बाबू, केंद्र के अंदर में। आगे चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यानी कोशिका यानी सेल में जो होता है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन बताइए कोई बच्चा। हम लोग पढ़े थे 2 भाग होता है राइबोसोम का। एक भाग होता है ऐसे होता था, ऐसे ही था ना, एक भाग समतलीय था, दूसरे भाग क्या था? खुदरीलापन था। इसी भाग में क्या होता है? प्रोटीन का नाम। इसका नाम क्या है बाबू? राइबोसोम है ना, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बाबू? राइबोसोम में। आगे चलते हैं। कोशिका के ऊर्जा का क्या? कोशिका के ऊर्जा निर्माण केंद्र किसको कहा जाता है? यानी ऊर्जा का निर्माण करने वाला, ऊर्जा का निर्माण केंद्र किसको कहा जाता है? जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है पूरी तरह से, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग पढ़े थे ना बाबू, है ना। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण केंद्र कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं पे ला करके सब कोई रखता है। अब मान लो जिस भी अंग को हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पे जाता है, वहाँ से वो अपना लेकर के अपना काम को करता है। हम लोग जैसे बैंक जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। यानी कह रहा है शक्ति रखने की घर जहाँ रखा जाता है उसी को ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का नाम क्या? कोशिका नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था बाबू। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका नाम का जो सबसे पहले उपयोग किया था या सबसे पहले प्रयोग किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी मंदा चल रहा, काफ़ी अच्छा खासा। अगर मैं ज़्यादा बोलने का कोशिश करता हूँ ज़ोर से तो मेरी सांस अटक जाती है, ऐसा लगता है कि अब अटक जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अन्यथा आज मैं पढ़ाता बड़े ही अच्छे अंदाज में, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। आशा करते हैं कि कल इनसे बेहतर कर पाऊँ। तो याद रखिए बाबू, इतना सब चीज़ आशा करते समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए एक बार पूरी तरह से, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। यूट्यूब वाले बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए